हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, यानी कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा भी हम कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनर्भरण हो जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। और ये एक स्वच्छ पर्यावरण के स्रोत हैं और अपेक्षाकृत कम शोरगुल युक्त ऊर्जा के स्रोत भी हैं। हमसे पूछा जाए कि भाई ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है वह क्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों जो कि दुनिया में काफ़ी सीमित क्षेत्र में मौजूद हैं की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत भूभाग में फैले हुए हैं और ये सभी देशों को काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि इनके साथ कई प्रकार की आर्थिक लाभ भी जुड़े हुए होते हैं। तो काफ़ी लाभप्रद है ये जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है हमारे सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की हम बात करें तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब सम्मिलित हैं। अब ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। ये ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, अर्थात इसमें न्यूनतम या शून्य कार्बन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, जबकि इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन वायुमंडल में सल्फर का भी उत्सर्जन करते हैं, जिसके प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को काफ़ी कम करेगा और साथ ही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका बैलेंस भी बना के रखेगा। तो पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल है ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है। दूसरा, ये ऊर्जा का स्थायी स्रोत है। नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वे कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि उनके खत्म होने की संभावना लगभग शून्य होती है। वहीं दूसरी ओर जो जीवाश्म ईंधन है, जिसमें तेल और कोयला और जो नेचुरल गैस आती है, वो ऊर्जा के स्रोत जो है ये सीमित संसाधन माना गया है इनको, और इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये एक स्थायी स्रोत है। दूसरा है रोजगार सृजन में सहायक। नवीकरणीय ऊर्जा अन्य परंपरागत विकल्पों की अपेक्षा एक बेहतर और सस्ता स्रोत है। ये ध्यान रखने लायक बात है कि जैसे जैसे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, नए और स्थायी रोजगारों का भी निर्माण होता जा रहा है। उदाहरण के लिए जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कई नए रोजगार सृजित किए गए हैं। जैसे हम अगर जैसे सोलर एनर्जी के लिए हम जहाँ प्लेट्स या प्लांट स्टैब्लिश करेंगे तो उन जगहों की मेंटेनेंस के लिए हमें लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इसमें बढ़ेगा। अगला जो इम्पोर्टेंस महत्व जो इस ऊर्जा का है वो ये है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में भी स्थिरता आएगी। देखिए, कीमतें कब बढ़ती हैं? जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिए जाने से दुनिया के कई देशों में इसका काफ़ी बढ़ चढ़कर प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में काफ़ी स्थिरता आई है। क्योंकि डिमांड जब हम प्रॉपरली सप्लाई जो है डिमांड के अकॉर्डिंग चलती रहेगी तो ऊर्जा की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। पहले केवल सीमित स्रोत थे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज थे, कोयला और पेट्रोलियम, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती थी। लेकिन अब हम विद्युत उत्पादन या ऊर्जा का उत्पादन जो अन्य साधन है, सूर्य है, जल है, पवन है,
टाइड्स हैं, इन सब से करने लगे, तो इसलिए जो सप्लाई है ऊर्जा की वो बढ़ी है और इस कारण जो प्राइसेस में स्टेबिलिटी आई है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंस हम करें, देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिला है इससे। कई अध्ययनों में ये सामने आया है, कई स्टडीज़ में ये सामने आया है कि नवीकरणीय ऊर्जा और लोगों के स्वास्थ्य में सीधा संबंध होता है और सरकारें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर जो भी निवेश करती हैं उसका स्पष्ट प्रभाव आम लोगों के स्वास्थ्य स्तर में देखने को मिलता है। ध्यातव्य है कि जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर आदि जो हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। और क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ही करते हैं, इसलिए ये हेल्दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहे जा सकते हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं, बात करते हैं ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, ये कौन कौन से हैं, टाइप्स क्या हैं। तो देखिए इस चित्र में हम देख सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बायोमास एनर्जी। ये सब जो सोर्सेज हैं ये ऊर्जा के सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल मतलब एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं जलीय ऊर्जा को। देखिए जलीय ऊर्जा मैक्सिमम हम डैम्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको ध्यान होगा। तो इसमें क्या होता है, वैसे देखा जाए तो जल के वेग को रोककर बांध निर्माण से कई पारिस्थितिकी समस्याएं आती हैं, ये हमें पता है। जैसे जल जीवों और वनस्पतियों के आवास का जल में विलीन हो जाना, ये समस्याएं हैं। लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए जल शक्ति को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। देखिए ताप शक्ति गृहों जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की तुलना में जल विद्युत के उत्पादन में यानी हाइड्रो पावर के उत्पादन में मतलब काफ़ी हाइड्रो पावर उत्पादन जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा में उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा जो है वो जल शक्ति द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऊंचे स्थानों में गिरने वाले जल को बांधों की तलहटी में स्थित विद्युत उत्पादन संयंत्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बांधों का निर्माण करके प्रवाहमान नदियों, झरनों आदि का जल रोक दिया जाता है, जो वहां जल का विशाल भंडार सृजित हो जाता है उससे, और जल के वेग को नियंत्रित करके किसी शक्ति का उपयोग विद्युत ऊर्जा रूपांतरण के लिए किया जाता है। यानी जब डैम्स में हम डालते हैं और फिर जब वो जो वाटर है स्पीड से नीचे गिरता है वहाँ से, तो वहाँ टरबाइन हम सेट कर देते हैं और जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इससे होता है। अगली जो है वो है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। देखिए पवन ऊर्जा पवन चक्कियों द्वारा निर्मित होती है और बहुत से यहाँ पर क्या है, विंड की जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा अच्छा इसका उत्पादन होता है। लेकिन बहुत से स्थानों पर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली पवन चक्कियाँ भी स्थापित की गई हैं। भारत की हम बात करें तो देखिए भारत में अनेक स्थानों पर पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं, जैसे तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ और कुछ पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। पवन चक्कियों का जो प्रयोग है, विंड जो टरबाइन्स का जो प्रयोग है विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के साथ साथ पंपों द्वारा सिंचाई करने के लिए भी किया जाता है। इसके कई लाभ हैं, जैसे रखरखाव पर बहुत कम खर्च आता है, ऊर्जा रूपांतरण के साधन जो है वो भी इसमें बहुत सरल है कि जैसे जैसे पवन चक्की घूमेगी तो उससे जो अटैच टरबाइन है वो घूमता जाएगा। ईंधन खर्च जो है वो भी नहीं होता इसके अंदर का। दूसरा ये प्रदूषण मुक्त होता है और सबसे बढ़कर ये जो चक्कियां हैं धरातल पर ही हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, कोई और जगह पे हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पवन चक्कियां सस्ते और अपरंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में अब बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। पंखे घूमने के साथ साथ उससे जुड़े पंपिंग पिस्टन और सिलेंडर कार्य करने लगते हैं और विद्युत उसमें उत्पादन होता है। इस विद्युत से स्थानीय जो उद्योग हैं, घरेलू कार्यों के लिए तो यूज हो ही रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय उद्योग है वहाँ पर भी इसका उपयोग हो रहा है। और
देखिए काफ़ी हम देखते हैं, हम जगह पे इंडिया के अंदर जो विंड्स हैं, एनर्जी है, वो काफ़ी यूज़ हो रही हैं। और प्राचीन काल में भी इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन प्राचीन काल में देखिए वायु वेग से नाविक थे अपनी नौकाओं में पाल लगाकर नाव को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते थे। तो काफ़ी यूज़, और अब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम इसका करते हैं। और देखिए भारत में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में देश के बहुत से क्षेत्रों में पवन की गति बहुत तेज होती है। कुछ क्षेत्रों में धीमी भी होती है, तो धीमी गति से चलने वाली जो पवन चक्कियां हैं वो भी स्थापित यहाँ पे की गई हैं। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ विंड्स कंटिन्यूसली चलती हैं, वहाँ पर भी हमने पवन चक्कियाँ स्थापित की हैं। और यहाँ से वृहद पैमाने पर जो है वो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो विंड एनर्जी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूसिंग का। अगला हम लेते हैं सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा हम चित्र में देख सकते हैं, बेसिकली सोलर प्लेट्स दिख रही हैं, इनमें सोलर एनर्जी का उत्पादन होता है। और विशेष रूप से इन सोलर प्लेट्स में फोटोवोल्टिक सेल्स होती हैं जो कि ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से हम ऊष्मा प्राप्ति के लिए प्रयुक्त करते रहे हैं, किंतु इस विशाल ऊर्जा भंडार का मानव हित में उपयोग किया जाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए अब हमने फोटोवोल्टिक सेल्स द्वारा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है पूरे विश्व में। इसका प्रत्यक्ष उपयोग तो मानव आदिकाल से करता आ रहा है, जैसे वो फसलों को सुखाने के लिए, अनाज को सुखाने के लिए, मछली आदियों को सुखाने के लिए हम करते रहे हैं। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो विकिरण ऊर्जा कहलाती है, आपको पता होगा, रेडिएंट एनर्जी कहलाती है। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूप में किया जाता है। और देखा जाए तो सूर्य जो है वो ऊर्जा का मूल केंद्र है और ऊर्जा का अक्षय भंडार भी है। इस प्रकार सौर ऊर्जा का वैकल्पिक जो स्रोत है वो हम करते हैं, और इसको हम ताप विद्युत में भी कन्वर्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्रोत है, सोर्सेज है। और गवर्नमेंट जो अगर इंडिया में हम देखें तो काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है सोलर एनर्जी प्लांट्स को, सोलर प्लेट्स को लगाने के लिए। अगली जो ऊर्जा है वो है बायोगैस। देखिए बायोगैस जो है वो स्पेशली इसकी तकनीकी हम देखें तो इसका जो उत्पादन है बायोमास से होता है। इस बायोगैस जो तकनीक है इसमें क्या होता है, बायोमास को सड़ाकर उससे तकनीकी ढंग से बायोगैस उत्पन्न की जाती है, तथा इससे हमें ताप और यांत्रिक ऊर्जा दोनों ही हम प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्या था, इस बायोमास को फेंक दिया जाता था और इससे क्या है कि प्रदूषण बढ़ता था, और कई बार हम इसे गलत ढंग से जलाते भी थे, तो इससे जला के हम ऊष्मा प्राप्त करते थे, लेकिन वो प्रदूषण तो बढ़ता ही बढ़ता था। और इसमें हम क्या करते हैं, घास फूस हुआ, जो वेस्टेज हुआ, एनिमल वेस्टेज जो हुआ, ह्यूमन बींग्स का वेस्टेज जो हुआ, इन सब से हम बायोगैस उत्पन्न करते हैं। वनस्पति और वनस्पति अवशेष हुए, जैसे नगरीय कूड़ा करकट हुआ, पशु और मानव मल हुआ, जलीय वनस्पतियों एवं प्राणियों आदि की जैविक क्रियाओं द्वारा उत्पादित सभी जो पदार्थ हैं वो बायोमास कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन बायोमास से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है, इससे मीथेन गैस उत्पन्न की जाती है। और इस प्रकार हमारे देश में अगर हम देखें तो अगर काफ़ी कुछ प्रेजेंट समय में भी हम इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं, क्योंकि हम एनर्जी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बायोमास की। यदि इन पदार्थों का समुचित उपयोग किया जाए और वैज्ञानिक तकनीकी प्रयुक्त की जाए तो हम भारत में 70 घन मीटर मीथेन गैस प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लगभग 16 करोड़ टन लकड़ी के बराबर ऊष्मा प्रदान करेगी। इस गैस का उपयोग भोजन बनाने, बल्ब जलाने, पंपिंग सेट चलाने आदि के लिए किया जा सकता है। गैस निकलने के बाद बचा हुआ जो पदार्थ है वो कृषि कार्यों में उपयुक्त किया जा सकता है, उसको हम फर्टिलाइजर्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है ये मास जो एनर्जी है वो। अब बायोमास का समुचित उपयोग कर बायोगैस प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के संयंत्रों का विकास हुआ है। एक तो गोबर गैस प्लांट। तो देखिए इसमें गोबर द्वारा गैस उत्पन्न करके भोजन पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही इसे विद्युत शक्ति के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे सिंचाई और कृषि कार्य किए जा सकते हैं।
गैस बनने के बाद बचा हुआ पदार्थ जो है वो कंपोस्ट या अन्य खादों की तुलना में कहीं अच्छे उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। हमारे देश में, भारत में प्रति वर्ष लगभग 3,065 लाख मीट्रिक टन पशु गोबर होता है, जो 18.84 लाख घन मीटर मीथेन उत्पादन के लिए पर्याप्त है। तो हम हमें इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। और इस संयंत्र जो हमें गोबर गैस प्लांट संयंत्र से मीथेन गैस प्राप्त करने का जो प्रमुख स्रोत है वो गोबर ही है। तो ऐसे विलेजेस, गांव ढाणियाँ जहाँ पर पशुपालन किया जाता है, वहाँ पर ये गोबर गैस संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाता है। अगला है बायोगैस प्लांट। बायोगैस साफ सुथरा ईंधन है जो अन्य दहनशील ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम प्रदूषण पैदा करता है। इसका भंडारण और परिवहन जो है वो भी आसान होता है। समुद्री शैवालों की खेती करके भी बायोगैस प्राप्त की जा सकती है। सूखी जलकुंभी के प्रति किलोग्राम से भी हम 364 लीटर बायोगैस प्राप्त हो सकती है। और बायोगैस जो है वो मीथेन का, ये जो जलकुंभी जो है मीथेन का बड़ा भंडार है। इसकी वृद्धि भी बहुत जल्दी होती है और ये जल को भी शुद्ध करती है। इसलिए इसे भी हम देखें तो नगरीय जो मलजल है उससे युक्त तालाबों में इसको उगा सकते हैं, ताकि वाटर भी प्योरीफाई हो जाए और इससे हम बायोगैस भी उत्पन्न कर सकें। बायोगैस उत्पादन के लिए जलकुंभी बहुत ही यूज़फुल सोर्स है। और इसके जो जल है, यहाँ पर शैवाल भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा सोर्स माना गया है इसको। वानस्पतिक अवशेषों में धान की भूसी और ये जो मूंगफली का जो छिलके होते हैं, गन्ने की खोई होती है, पटसन के डंडे होते हैं, केले के छिलके तथा तले, नारियल अवशेष, कपास के डंठल, मक्के का मध्य दंड, खरपतवार आदि का उपयोग भी किया जाता है। बायोगैस संयंत्र में नील हरित शैवालों को नगरीय मलजल युक्त तालाबों में उगाया जा सकता है। आजकल गोबर गैस संयंत्रों के स्थान पर बायोगैस संयंत्रों का जो प्रचलन है वो बहुत बड़ा है। इसमें गोबर के साथ साथ हम मानव के मलमूत्र को, पशुओं के जो बाकी जो वेस्टेज है उसको, और वनस्पति के जो अवशेष है उसको उपयोग करके मीथेन उत्पादित कर सकते हैं। अगला है ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी। लेकिन टाइडल एनर्जी भी बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है विद्युत उत्पादन का लिए। और इसमें ये है कि इसमें एक कमी ज़रूर है कि भाई टाइड्स आएंगी तभी विद्युत उत्पादन होगा। टाइड्स कंटिन्यूसली आती नहीं है। विश्व में भी उन्हीं क्षेत्रों में ये टाइडल एनर्जी उपयोग की जा रही है जहाँ पर फ्रीक्वेंटली टाइड्स आती रहती हैं। और देखिए, ज्वार चलित स्टेशनों का निर्माण जो लागत है ताप विद्युत स्टेशनों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा भी है हालांकि। और ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से प्राप्त एक अन्य प्रकार जो ऊर्जा है, उसमें समुद्री जल स्तर के उतार चढ़ाव जो का उच्चतम और निम्नतम बिंदु है उसके मध्य का जो जल स्तर है वहां पर इसको मोटर सेट की जाती है इसमें। लेकिन अभी हम इंडिया में हम देखें तो जो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का जो स्टेशंस हैं वो स्थापित किए गए हैं। दूसरा, भारत में जो सुंदरबन वाला एरिया है वहाँ पर भी टाइड्स आती हैं, वहाँ पर भी हम ज्वारीय स्टेशन हमें स्थापित किए गए हैं। हालांकि ये ऊर्जा टाइडल एनर्जी सीमित स्रोत है, थोड़ा कॉस्टली भी है, लेकिन फिर भी ये पॉल्यूशन फ्री सोर्स हम इसको कह सकते हैं। अगला है हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन में ऊर्जा भी अपेक्षाकृत देखिए अधिक होती है। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रोकने में होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन का दोहन होगा तो केवल ऊष्मा और पानी ही निकलता है इसमें। रेगिस्तानों, अनुपयोगी जलाशयों और समुद्रों का सार्थक उपयोग होने लगेगा इसमें, और खेतों को भी जैविक उर्वरक प्राप्त होने लगेगी। ये सस्ती, नवीकरणीय एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत के उपयोग से हम नए ऊर्जा युग में पहुंच जाएंगे। हाइड्रोजन की प्राप्ति रद्दी कागज तथा लकड़ी से भी की जा सकती है। जल के अपघटन से भी हाइड्रोजन हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस अपघटन के लिए विद्युत ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ले सकते हैं। वर्तमान समय में हाइड्रोजन प्राप्त करने का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत मीथेन गैस है। हाइड्रोजन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनते हैं। इनके निर्माण में हाइड्रोजनेट नामक
एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आणविक हाइड्रोजन जीवित पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपने अंदर विद्यमान जल को आणविक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में विखंडन कर देते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन वनस्पतियों से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी बहुत अच्छा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और पॉल्यूशन फ्री सोर्स है। उसके बाद अगला आता है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी में जो हमारे गीजर्स हैं, जहाँ जहाँ हमें ये भूमि के अंदर गीजर्स मिलते हैं, वहाँ पर हम जो है ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत की हम देखें तो देखिए, लद्दाख में प्यूगा नामक स्थान पर एक प्रायोगिक परीक्षण वृत्त की स्थापना की गई थी, जहां भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। बहुत सी स्टडीज के अनुसार भूतापीय ऊर्जा का उपयोग जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में गर्म करने के लिए ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा का जो संबंध जो हम बात करें तो वो पृथ्वी के धरातल की ऊष्मा की मात्रा से है, जो वृहद मात्रा में ज्वालामुखी के रूप में हमें उपलब्ध है। तप्त जलकुंड तथा भाप अथवा गर्म झरनों जैसे कि से भी हम जो है ये भूतापीय ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। तो इनका जो उपयोग है, वाष्प का जो उपयोग है, वो टरबाइन चलाने और भूतापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो वैसे देखा जाए तो अब ये चीज़ क्लियर है कि हमारे जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनमें काफ़ी कमी आती जा रही है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तो तकनीकी के विकास से और विज्ञान की सहायता से हम इन एनर्जी सोर्सेज को आसानी से यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एक और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लहरें या सागरीय तरंगों से ऊर्जा। देखिए, संप्रति लहर चलित जनरेटर काफ़ी कम क्षमता के हैं और वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके लगभग हालांकि एनर्जी जो प्रोडक्शन का जो सोर्स है वो कम है, लेकिन फिर भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया की हम बात करें तो मद्रास में पोर्ट ट्रस्ट इंजीनियर द्वारा ये लहर चलित जनरेटर सेट्स बनाए गए हैं। समुद्री लहरों का दोहन करने की दिशा में भारत में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में समुद्र तट के 1 किलोमीटर क्षेत्र पर जो लहरें चलती हैं उनसे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि ऊर्जा अभी 40 मेगावाट के आसपास ही उत्पादित हो रही है, लेकिन फिर भी ये अच्छा स्रोत है ऊर्जा उत्पादन करने का। ये जो लहरें और जो सागरीय तरंगों से ऊर्जा जो बनती है ये बेसिकली कोस्टल एरियाज में ही बनती है और टरबाइन सेट्स वहाँ पे सेट किए जाते हैं जिनसे कि ये ऊर्जा बन रही है। ऊर्जा काफ़ी कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट द्वारा हम बढ़ा सकते हैं।